हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे इस साल एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम देने वाले हैं और अब एक महीना रह गया है और उन लोगों का एक ही दर्द है कि सर फिजिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, एस्ट्रोनॉमी कैसे करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बच्चे, बट आप लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट इससे निकाल पाए इसलिए हम लोगों ने एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग पिछले कई सालों के आपको PYQs कराने वाले हैं पेपर वाइज। जैसे अभी मैं 2023 का पूरा पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा एस्ट्रोनॉमी का। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो फिजिक्स आती है, जो मैथमेटिक्स आती है, उसको यूज करके आप एस्ट्रोनॉमी के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और डेफिनेशन हैं जो आप याद कर लें तो आपको काफी हेल्प होने वाली है एग्जाम में। वो हम इस पूरी सीरीज में देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस देखते हैं 2023 के पेपर में कैसे आए। ये सीरीज पूरी चलेगी। हम लोग मैक्सिमम पेपर्स, जो नए पैटर्न, जो अभी पैटर्न चल रहा है NSCA का, उस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर वो सारे सॉल्व करने वाले हैं यहां पर एक एक करके। इन्हीं से आपकी पूरी एस्ट्रोनॉमी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको जरूर कर लें, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के एग्जाम में SCQ की बात करें तो 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन SCQ रहने वाले हैं सिंगल चॉइस, और MCQ की बात करें मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है ना, एस्ट्रो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों के 16 और 4 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले आए हैं। तो देखिए, ये कह रहा है वीनस हैज एन इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ 6052 किलोमीटर। यहां पर रेडियस दे रखी है वीनस की। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो यहां पर कुछ यूनिट्स ऐसी दे रखी होती हैं, हो सकता है आपको वैल्यूज याद ना हो। तो एस्ट्रोनॉमी के पेपर में स्टार्टिंग में पेज पर आपको जो वैल्यूज यूज हो सकती हैं और याद नहीं होती हैं, अक्सर वो वैल्यूज लिखी होती हैं कि मास ऑफ सन कितना लेना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी लेनी है। तो ये वैल्यूज आपको पता होती हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द प्राइमरी या ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू बी यूज्ड टू जस्ट रिजॉल्व द वीनस डिस्क ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ अ वीनस इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास लेट से मान लीजिए वीनस है हमारे पास और अर्थ से इसको देखना चाहते हैं। तो अब इसका यदि डायमीटर d है, वो अर्थ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये हमें निकाल सकते हैं क्या। अर्थ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इसका डायमीटर तो हमें गिवन है, इसकी रेडियस हमें पता है, तो डायमीटर तो हम इसका निकाल सकते हैं। जो डायमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 6052 इंटू 2, ये किलोमीटर में आ गया। अब डायमीटर आ गया, अब इसकी दूरी कितनी होगी। देखो डिस्टेंस के लिए उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसने बोला है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 0.72 AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता दूं, ये याद रखनी है आपको। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको डिफाइन किया गया 1 AU। तो आप समझिए सन है, सन के अराउंड हमारे पास मरकरी होगा, देन वीनस एंड देन अर्थ। ठीक है, लेट्स से मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। तो आप ये समझिए कि वीनस की ऑर्बिट और अर्थ की ऑर्बिट, इस पे अर्थ ऑर्बिट कर रही है, इस पे वीनस ऑर्बिट कर रही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस लगातार वेरी कर रही होगी। उसने बोला है ड्यूरिंग द ट्रांजिट स्मॉलेस्ट डायमीटर का लेंस कितना यूज हम कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डायमीटर का लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं, मतलब अगर लेंस का एपर्चर हम कम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वीनस और अर्थ एकदम अपोजिट ऑर्बिट्स में है, सॉरी ये अर्थ की ऑर्बिट है और वीनस अपनी ऑर्बिट पे यहां पर है, तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना डायमीटर ज्यादा का हमें लेंस चाहिए होगा। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट डायमीटर पूछा जा रहा है तो मिनिमम दूरी उनके बीच में कितनी हो सकती है, हम इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब देखिए वीनस और सन के बीच में उसने दूरी बताई है 0.72 AU, और अर्थ और सन के बीच की दूरी आपको पता है कि 1 AU रहती है। तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कितनी आ गई, 1 AU माइनस 0.72, दैट इज 0.28 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है।
अगर ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई तो ये आ गई 0.28 AU। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं कि एंगल थीटा कितना होगा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर दें तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 6052 किलोमीटर में है, ये याद रखें, ये किलोमीटर में दे रखा है और हमें दे रखा है 0.28 AU। ये वैल्यूज पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि थीटा कितना है। अब इसे जस्ट रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप आपको फॉर्मूला याद होगा, ये तो आपके फिजिक्स के सब टॉपिक में है। रिजॉल्विंग पावर यहां से निकल आएगा एपर्चर। अब इसके लिए आपको विजिबल वेवलेंथ मान लेनी है, लेट से इसको अप्रोक्सीमेटली आप 500 नैनोमीटर रख लें और इसको सॉल्व करके आप डी निकाल सकते हैं। तो डी आ जाएगा लगभग 1.22 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻9, ये नैनोमीटर में हो गया। 0.28 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11, ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हो गई मीटर्स में, अपॉन ये हमारे पास किलोमीटर में है तो 6052 किलोमीटर में है, इंटू 1000 कर देंगे। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, उसने अप्रोक्सीमेटली पूछी, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.21 आ जाएगी। आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ऑप्शन 0.25 मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो एक तरह क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख के आप समझिए कहां दिक्कत थी इसमें, ये आप कर सकते थे। ठीक है, आपको बस यहां पर यही चीज यूज हो रही है कि अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 AU है। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है? 0.28। इसे दूर करके आपने थीटा निकाल लिया और यहां से आपके पास रिजॉल्विंग पावर का आपने फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The Earth atmosphere is transparent across the most of the optical regions and the region of the electromagnetic spectrum. Choose the correct option to fill the blank. Most of the optical regions. यहां पे इसने ऑप्टिकल रीजन्स पूछे थे, कौन कौन से? ये जिनके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट किस किस के लिए होता है? तो यहां पर देखिए, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है हमारे पास, जो हमारे पास नहीं आती हैं, एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एक्सरेज ऑब्वियसली नहीं होती, गामा रेज भी नहीं होती। तो हमारे पास कुछ रेडियो वेव्स, सम पोर्शन ऑफ द रेडियो वेव्स है जो कि जिसके लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। आपको ये पता है कि ये सब ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, जिसको ये क्रॉस एटमॉस्फेयर को नहीं कर पाते। तो एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है सिर्फ रेडियो वेव्स के लिए। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब आप लोग कर सकते थे। ओके, इट इज गिवन दैट द प्यूपिल ऑफ द ह्यूमन आई इज अबाउट 5 mm in diameter. How many times more light gathering power does a telescope with a primary mirror of diameter 20 centimeter have than the human eye? तो light gathering power is proportional to the square of a diameter of a lens. ये आपको याद रखना है कि एपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है लाइट गैदरिंग पावर। तो अगर हम बात करेंगे टेलीस्कोप के लिए, तो टेलीस्कोप के लिए लाइट गैदरिंग पावर, टेलीस्कोप के लिए अगर बात करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लाइट गैदरिंग पावर यदि हम लोग ह्यूमन आई के लिए करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका प्यूपिल हमें दे रखा है 5 mm, इसको लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो जस्ट रेशियो पूछा गया है इसका, हाउ मेनी टाइम्स। तो दोनों का अगर रेशियो ले लें टेलीस्कोप के लिए और ह्यूमन आई के लिए, तो ये आ जाएगा 20/0.5 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो गया 1600। तो 1600 टाइम्स हमारे पास लाइट गैदरिंग पावर होती है टेलीस्कोप की ह्यूमन आई के कंपैरेटिवली। तो आपको कितना भी डायमीटर दे दिया जाए, आप लाइट गैदरिंग पावर यहां से निकाल सकते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये याद भी होता है बच्चों को कि एपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहती है इंटेंसिटी जो रिसीव कर रहा होता है लेंस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको कह रहा है द एन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व्स अ स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन फ्रॉम द गैलेक्सी एट द वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। ओके, 600 नैनोमीटर ये ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है। दिस सेम स्पेक्ट्रल लाइन इज मेजर्ड इन द लैबोरेटरी यूजिंग अ स्टेशनरी सोर्स, ओके, and is seen to have the wavelength of 500 nanometer. The speed of the galaxy towards or away from the earth is equals to, C दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके लिए आपको रेड शिफ्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे। तो डॉपलर रेड शिफ्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, दैट इज V अपॉन सी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब भी हमारे से कोई भी अर्थ से दूर जा रहा है स्टार या पास आ रहा है, तो हमें उसकी वेवलेंथ जो रिसीव होगी उसमें डिफरेंस होगा। दिस डेल्टा लैम्डा इज अ डिफरेंस इन द वेवलेंथ अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी है हमारे पास सोर्स, उससे जो वेवलेंथ आ रही होगी दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ है और उसके मूव करने से जो हमारे पास चेंज हुई वेवलेंथ दैट इज डेल्टा लैम्डा, और v है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c है हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट। तो अब यहां पर उसने बोला है कि ये है जब स्टेशनरी है, दैट मींस ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, और ये है जब वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट मींस डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा 100 नैनोमीटर। अब यहां से इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी। तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन सी। तो 100 अपॉन 500 कि दोनों ही नैनोमीटर में, तो कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को इसकी, V अपॉन सी। तो ये आ गया, V की वैल्यू आ गई 0.2 C के बराबर। और ये अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा होगा। आप ये समझिए, यदि ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है, ऑब्जेक्ट जब दूर जा रहा होगा तो लैम्डा इंक्रीज होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब पास आ रहा होगा, रेड शिफ्ट कब कहलाता है, जब ये दूर जा रहा होगा तो रेड शिफ्ट कहलाएगा, जब पास आ रहा होगा तो ब्लू शिफ्ट कहलाता है। ये डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना आप याद रख लीजिए। तो लैम्डा बढ़ता कब है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है, इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। तो 0.2 मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ कूल गैस सीन अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड ब्लैक बॉडी वुड शो। अब आप समझिए, एक कूल क्लाउड है, इसके पीछे ब्राइट बैकग्राउंड है। तो ब्राइट बैकग्राउंड से जब एमिशंस हो रहे होंगे तो ये क्लाउड क्या करेगा, कुछ एमिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो वहां पर यहां पे डार्क लाइंस हमें शो होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डार्क लाइंस मतलब एब्जॉर्प्शन लाइंस अगेंस्ट अ कंटिन्यूम एमिशन बैकग्राउंड। तो ये सिंपल था, ये भी आप कर सकते थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ अ स्टार हैज अ पैरेलैक्स ऑफ 1/8 ऑफ अ सेकेंड ऑफ आर्क, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विल बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स मेथड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होने के चांसेस हैं। अब पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार। ठीक है, यहां पे भी उसने स्टार की डिस्टेंस पूछी। अब उसने दे रखा है 1/8 ऑफ अ सेकेंड ऑफ अ आर्क। अब सेकेंड ऑफ आर्क का क्या मतलब है, ये हमें एंगल दे रखा है, जैसे कि आपको पता है डिग्री, डिग्री में हमें एंगल दे दिया थीटा इन डिग्री। अब 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स,
60 मिनट्स ऑफ आर्क, और 1 मिनट में 60 सेकेंड ऑफ आर्क। मतलब 1 डिग्री में कितने सेकेंड ऑफ आर्क हो जाएंगे? 1 डिग्री एंगल के अंदर 1/3600 सेकेंड ऑफ आर्क हो जाएंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो टोटल हमारे पास 1 डिग्री में हो जाएंगे 3600 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, और 1 सेकेंड ऑफ आर्क में कितने डिग्री हो जाएंगे? 1 सेकेंड ऑफ आर्क में हो जाएगा ये 1/3600 डिग्री। ये इतना छोटा सा एंगल है बच्चे। अब पैरेलैक्स मेथड में हमारे पास अर्थ से स्टार कितनी दूरी पर है, ये कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। मैंने एंगल का मतलब बता दिया आपको। लेट्स से ये हमारे पास सन है, इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ से हम किसी स्टार को मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है स्टार। तो हम इसकी पोजीशन 2 टाइम पर हम लोग नोट करते हैं। लेट्स से अर्थ इसको रिवॉल्व कर रही है, अर्थ जब इस पोजीशन पर होगी, लेट्स से अर्थ यहां पर है, उस समय स्टार यहां पर है। जब 6 मंथ्स लेटर जब अर्थ यहां पर आ जाएगी, लेट्स से यहां पर, लेट्स से हमने दिसंबर में मान लो हमने उस स्टार को ऑब्जर्व किया, और फिर हमने उसको जून में ऑब्जर्व किया, तो 6 मंथ्स लेटर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो जो एंगल यहां पर सबटेंड होता है, इस एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल। और इस पैरेलैक्स एंगल के बेसिस पर हम लोग ये बता देते हैं कि अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, और इसी के नाम पर हमारे पास यूनिट है, जो यहां पर हम लोगों के पास पारसेक यूनिट है डिस्टेंस की। 1 पारसेक कितनी होती है? 1 पारसेक अर्थ से स्टार की वह दूरी है जो स्टार पैरेलैक्स एंगल बनाता है 1 आर्क सेकंड का। जो 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाता है अर्थ पर जो स्टार, उसकी डिस्टेंस होती है 1 पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ स्टार which makes 1 arc 1 second of arc 1 second of arc as parallax angle। ठीक है ना? तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क जो बनाता है, अब आप इस चीज को समझिए, अगर अर्थ यहां पर घूम रही है, अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा दूरी वाले स्टार्स को देखेंगे, तो पैरेलैक्स एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा? और पास वाले स्टार को देखेंगे हम लोग, नियर स्टार को, तो जितना आप दूरी वाले स्टार को देखेंगे उतना एंगल कम होता चला जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ स्टार इन पारसेक is equals to the 1 upon angle, parallax angle, in second of arc। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बच्चे। ये फॉर्मूला लगेगा पैरेलैक्स मेथड में। ठीक है? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना एंगल छोटा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच में एग्जैक्टली यही रिलेशन आता है हमारे पास।
तो डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज इक्वल टू द 1 पैरेलैक्स एंगल। अब यहां पे उसने क्या बोला है, इफ अ स्टार हैज अ पैरेलैक्स ऑफ 1/8 ऑफ द आर्क ऑफ द सेकेंड, तो बताइए उसका डिस्टेंस कितना होगा पारसेक में। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ स्टार इज इक्वल टू द 1 पैरेलैक्स एंगल। तो इसको हमने पुट कर दिया, ये है 1/8 किसमें, सेकेंड ऑफ आर्क में। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कितना आ जाएगा 8 पारसेक, 8 पारसेक। तो सिंपली हमारे पास आंसर हो जाएगा 8 पारसेक। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पैरेलैक्स का मेथड अगर सीख गए तो फिर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एक पारसेक की डेफिनेशन क्या होती है, एक पारसेक अर्थ से उस स्टार की दूरी है जो अर्थ पर पैरेलैक्स एंगल बनाता है 1 सेकेंड ऑफ आर्क का। पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल होता है अर्थ से 6 महीने के अंतराल पर दो पोजीशंस जो देखी गई उनके बीच का एंगल। ये भी सेमी एंगल होता है, पूरा एंगल नहीं लेना होता अपने को, ये सेमी एंगल होता है हमारे पास अर्थ की 6 मंथ डिफरेंस पोजीशंस पर। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है। तो जब भी हमारे को आपको दे दिया जाए कि पैरेलैक्स एंगल है इन सेकंड ऑफ आर्क में, तो उसको कन्वर्ट करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्टार की कितनी होगी। ज्यादातर नियर स्टार्स के लिए हम लोग ये तरीका यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, पूछा जाता है बार बार, तो एक बार इसको जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट, अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द सन, कंपोजिशन बाय मास पूछ रहे हैं। तो बाय मास इट इज अबाउट 71% ऑफ हाइड्रोजन, 27% ऑफ हीलियम। एलिमेंटल कंपोजिशन बाय एटम्स पूछते हैं तो हाइड्रोजन 91% हो जाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि बाय मास 71% हाइड्रोजन है, बाय नंबर ऑफ एटम 91% हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज असेंशियली नो एटमॉस्फियर। असेंशियली नो एटमॉस्फियर, कौन से प्लैनेट पर जरूरी है कि एटमॉस्फियर नहीं हो वहां पे एसेंशियली। मरकरी, मरकरी बहुत पास है, बहुत हाई टेम्परेचर है, और मरकरी छोटा प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एटमॉस्फियर को इतने हाई टेम्परेचर पे होल्ड कर पाए। ठीक है, इसलिए मरकरी के पास कोई एटमॉस्फियर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि सन स्पॉट, आपने सन स्पॉट देखे भी होंगे, हम लोग देख सकते हैं, इतने बड़े स्पॉट्स होते हैं, मिलियंस किलोमीटर में भी कुछ कुछ सन में डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको हम लोग सन स्पॉट्स बोलते हैं। वो नेकेड आई से भी विजिबल कई बार हो जाते हैं। ठीक है, तो सन में जो स्पॉट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द रिलेटिवली कूल कंपेयर टू द फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर क्या है, सन का देखिए, ये सन है मान लीजिए, अब सन का जो एरिया, ये स्पॉट्स हैं यहां पर मान लीजिए कुछ, सन का जो एरिया जहां से लाइट एमिट हो रही है वो कहलाता है फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है बच्चों, फोटोस्फीयर। और ये जो है हमारे पास, ये है सन स्पॉट। अब सन स्पॉट्स का जो रीजन होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर कूल्ड रहता है। उस थ्योरी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि यहां पर कूल होने की वजह से ये डार्क स्पॉट्स यहां पर बनते हैं। तो सन स्पॉट्स आर रिलेटिवली कूलर देन फोटोस्फीयर, जहां पे लाइट एमिट हो रही होती है दैट इज फोटोस्फीयर, तो वहां की कंपैरेटिवली ये काफी कूल होता है। इसका रीजन होता है हाई मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन तो 100% कर सकते हैं, ये पढ़ा भी होता है आपने, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बेसिक सा, बहुत कोई खास बात इसमें नहीं है। मान लीजिए सन इस फोकस पर है, अर्थ की स्पीड या किसी भी प्लेनेट की स्पीड कब फास्ट होती है, जब डिस्टेंस
मिनिमम होती है, डिस्टेंस मिनिमम होगी तो स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है अपने को। तो एम वी आर कंजर्व है हमारे पास, तो आर जब मिनिमम होगा तो वी मैक्सिमम होगा। तो द प्लैनेट मूव फास्टेस्ट इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ द साइड, अगेन ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्क्वायर लूप द साइड 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस इतना इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, मतलब एग्जैक्ट प्लेन में रख दिया है उसको। A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane of the coil in the north south direction। ठीक है, मान लीजिए कुछ आपके पास एक कॉइल है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में है ये, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके पास क्रॉस कर रही है। अब उसने बोला है द कॉइल इज रोटेटिंग, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से थ्रू इट्स सेंटर एट द रेट ऑफ द 1 रोटेशन पर सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी पर 4 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 1 रोटेशन पर 4 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। एट द टाइम t इक्वल्स टू 0 द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ईस्ट डायरेक्शन। द करेक्ट डायग्राम गिविंग द ईएमएफ इंड्यूस, तो इंड्यूस ईएमएफ का निकालना, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग सभी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहां पर फ्लक्स को लिख दूं तो वो होगा हमारे पास कुछ बी ए कॉस ऑफ बी डॉट ए लगा दिया हमने, सिर्फ बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ इनिशियल एंगल थीटा। इनिशियल एंगल थीटा उसने दे रखा है हमें। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब 45 डिग्री उसने एंगल हमें दे रखा है, तो जस्ट सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ईएमएफ जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप टाइम भी निकाल सकते हैं कब ईएमएफ 0 होना है, उसको पुट करके एंगल उसने दे रखा है। तो ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये जिसको ईएमआई आता है वो इजीली इसको कर लेगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, सभी बच्चों को करना है ये। नेक्स्ट, अगेन ये खूब बड़ा सा क्वेश्चन इसने दे दिया बच्चों को डराने के लिए। एक बार देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। खूब हैवी हैवी टर्म्स यूज कर रखे हैं इसने। 1912 Henrietta Leavitt मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन ऑफ Cepheid वेरिएबल स्टार इन द Magellanic cloud discovered the period luminosity relation. Okay, the relation between apparent magnitude small m and the absolute magnitude capital M is given by the m minus m equals to 5 log d minus 5। एक उसने रिलेशन दिया है स्मॉल m माइनस m इक्वल्स टू 5 log d माइनस 5। अब ये d क्या है, m और m क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। स्मॉल m उसने बोला है द मेजर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार सिचुएटेड एट द एक्चुअल डिस्टेंस d पारसेक, pc मतलब पारसेक। अब दो यहां पर क्वांटिटी, एक तो एपरेंट मैग्नीट्यूड और एक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। तो मैं आपको बता देता हूं, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार को नापने के लिए काम में आती हैं। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस d पर नाप रही हैं वो तो है स्मॉल m, और जो कैपिटल M इट्स अ मैग्नीट्यूड इफ स्टार इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 पारसेक। अगर 10 पारसेक पर है कोई तो उसके लिए कैपिटल M है, ये फिक्स है, ये 10 पारसेक के लिए है और ये एक्चुअल डिस्टेंस d के लिए है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द मिल्की वे to the Andromeda galaxy is 765 kiloparsec. The observed period luminosity relation determined by the observation in the K band of the Cepheid variable is a Andromeda galaxy is, अब यहां पे उसने डेटा दे रखा है स्मॉल m -3.26 log p minus
फॉर सेफाइड इन द मिल्की वे। अब देखो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मतलब जो एक्चुअल दूरी के हिसाब से है वो स्मॉल एम है, और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है, जहां पर एक सी दे दिया है और इस सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, और हमें डिस्टेंस भी दे रखी है कि एंड्रोमेडा में और मिल्की वे में हमारे पास 765 किलो पारसेक का डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए हम स्मॉल एम और कैपिटल एम हमें दे रखा है और उनके बीच में रिलेशन भी दे रखा है, तो हम यहां पे स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर दें और कैपिटल एम की वैल्यू पुट कर दें, और डिस्टेंस भी दे रखा है हमें 765 किलो पारसेक, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ये सब डेटा इतना दिया है, बस आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन दिया और उनकी वैल्यूज देके वहां पे पुट करनी है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो देखिए अब ये सर लॉग पी वगैरह यहां पर ये सब काम में नहीं आएगा क्या, देखते हैं एक बार पुट करके। अब स्मॉल एम की जो वैल्यू दी है इसने दी है -3.26 log p -1 प्लस 18.73 माइनस कैपिटल एम की वैल्यू देखो बच्चे, कैपिटल एम की वैल्यू दी है -3.26, अगेन -3.26 log p -1 प्लस c, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 5 log d, 5 log d -5। अब d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 765 किलो पारसेक, 765 इंटू 10⁻3, ये पारसेक हो गया, -5। ओके यहां पे आप देख रहे हो सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं अपन ने। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, और इधर पहले से ही माइनस में ही कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ यही वैल्यूज अपने को सॉल्व करके और यहां से सी निकालेंगे आप। थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी मेहनत लगेगी कैलकुलेशन में। अच्छा पारसेक को कन्वर्ट नहीं करना है, जो डी है वो पारसेक में ही है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में जो डी दे रखा है उसने वो पारसेक में ही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। पारसेक को कन्वर्ट नहीं करना है, पारसेक दे भी नहीं रखा होगा आपको कन्वर्ट के लिए, ठीक है ना। वहां पे स्टार्टिंग में जो लिस्ट दे रखी है उसमें पारसेक की वैल्यू नहीं है। तो यहां पे आप डी की वैल्यू पुट करके थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -5.69, ठीक है ना। इसको जरूर कैलकुलेट करें आप लोग। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। ओके ये क्या कह रहा है, रेड जाइंट स्टार ऑफ मास कैपिटल एम एंड अ व्हाइट डॉर्फ स्टार ऑफ मास स्मॉल एम फॉर्म अ बाइनरी स्टार सिस्टम। अब ये बाइनरी स्टार सिस्टम का ये भी आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास विद द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। अच्छा पीरियड की वैल्यू इसने हमें यहां पे गिवन है, टाइम पीरियड हमें गिवन है 1 ईयर। द व्हाइट डॉर्फ इज ऑर्बिटिंग जस्ट विद इन द फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर अभी बता चुका हूं मैं आपको। अब देखो यहां पर ये रेड जाइंट स्टार जो होता है, ये एक्चुअली देखो स्टार की जो एज होती है ना उसके एवोल्यूशन के काफी लेटर स्टेज में जो चल रहा होता है वो, मतलब अभी स्टार बचा है वो, तो जो लेटर स्टेज होती है स्टेलर एवोल्यूशन की वो कहलाती है रेड जाइंट स्टार, ठीक है। तो इनके नाम में परेशान नहीं होना है। व्हाइट डॉर्फ स्टार है मतलब ये स्टार खत्म हो चुका है, मतलब इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो गैसेस होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, तो ये डॉर्फ स्टार एक छोटा सा स्टार बचता है यहाँ पर, ठीक है हमारे पास। तो रेड जाइंट स्टार हमारे पास है काफी बड़ा, और ये व्हाइट डॉर्फ स्टार रहता है। अब ये इसके फोटोस्फीयर में ही है, जो व्हाइट डॉर्फ स्टार है वो रेड जाइंट स्टार के फोटोस्फीयर में ही है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो काफी ज्यादा शिफ्टेड रहेगा रेड जाइंट स्टार पे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। द रेड जाइंट स्टार हैज अ रेडियस ऑफ 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एस्टिमेट द मास ऑफ द रेड जाइंट स्टार इन अ सोलर मास यूनिट। स्मॉल एम इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एम। तो ये बाइनरी स्टार का क्वेश्चन है, सिंपल आप कर सकते हैं इसको। लेट्स से ये रेड जाइंट स्टार है। अब जो हमारे पास व्हाइट डॉर्फ स्टार होगा ना,
वो ऑलमोस्ट इसके फोटोस्फीयर में ही है, ऐसा इसने बता दिया है। तो जो डिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट इसकी रेडियस के बराबर ही होगी, और इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहीं कहीं होगा, क्योंकि इसका मास इसके मास के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल पास ही होगा। तो ये जो रोटेट कर रहा होगा ये ऑलमोस्ट आर रेडियस में ही रोटेट कर रहा होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी दैट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही प्रोवाइड कर रही होगी m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, उसने पूछा है कैपिटल M की वैल्यू पूछ रहा है, मास ऑफ द रेड जायंट। अब आपको G पता है, R पता है और ओमेगा भी पता है। ओमेगा कैसे पता है, 2π/t लिख देंगे हम लोग, और टाइम पीरियड उसने दिया है 1 ईयर। यहां से हो जाएगा ये r³ अपॉन G। ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है, 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 आपको दे रखा होगा इसमें, ये मीटर में आपको गिवन होगा टेबल में जो पेपर के स्टार्टिंग बन रही है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये सारी वैल्यूज दे रखी है, इसे पुट कर देंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये मास जो आ जाएगा, ये मास तो केजी में आ जाएगा हमारे पास। अगर हम सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हैं तो हमारे पास केजी में आ जाएगा, परंतु उसने पूछा किस में है, उसने कहा है मास ऑफ द रेड जाइंट स्टार इन सोलर मास यूनिट। सन के मास के कंपैरिजन में बताइए कितना मास होगा। तो ये जो भी वैल्यू आ जाए इसको डिवाइड करना पड़ेगा मास ऑफ सन से। अब मास ऑफ सन भी आपको पेपर की स्टार्टिंग की लिस्ट में दे रखा होगा कि मास ऑफ सन, आप चाहो तो याद भी रख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻30 kg के अराउंड इसका मास रहता है। आपको स्टार्टिंग में दे रखा होगा मास ऑफ सन। तो ये वैल्यूज के लिए परेशान नहीं होना है बच्चे, बिल्कुल भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व दैट द पोलरिस इज 40 डिग्री अबव द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो मान लीजिए आप अर्थ पर हैं कहीं पर भी, और आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 40 डिग्री अबव आपको पोलरिस स्टार गिवन है। ये पोलरिस स्टार की पोजीशन है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लॉन्गिट्यूड ऑफ हर लोकेशन फ्रॉम हर ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ एक पोजीशन से हम लोग लॉन्गिट्यूड नहीं बता, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ की सिर्फ एक पोजीशन से पोलरिस का हमारे पास एंगल जो होता है वो 40 डिग्री होता है। तो अर्थ के सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड से इंफॉर्मेशन ये नहीं होती, तो हम यहां से इंफॉर्मेशन से कुछ भी नहीं बता सकते। तो यहां से आंसर आ जाएगा नथिंग। खैर, ये अगेन थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है कि पोलरिस स्टार जो होता है वो हमारे पास पोल के जस्ट ऊपर होता है, नॉर्थ पोल के। ठीक है ना, नॉर्थ पोल के ऊपर आपको पोलरिस स्टार दिखता है, ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम से हम जो देख पाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये अगेन एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगेन ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी डबलेट लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड spectral lines that arises from the transition from a common fundamental state to state which differ only in their total angular momentum value. If a source of the light is moving away from us, the light from the source will appear shifted to the longer wavelength. तो देखिए अभी जो मैं पीछे बात बता रहा था आपको, रेड शिफ्ट क्या होता है, तो वहां पे मैं आपको बता रहा था कि if the source is moving away from us, then red shift, towards then blue shift. तो वेवलेंथ यहां पे इंक्रीज हो जाती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ यहां पर हमें देखने को मिलती है, रेड साइड मिलती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ, और शॉर्टर वेवलेंथ हमारे पास ब्लू साइड हम लोग उसको कहते हैं। तो द शिफ्ट इज क्वांटिफाइड बाय द रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट का मैं फॉर्मूला दे रखा है यहां पे, z इज इक्वल्स टू, अच्छा जो मैं पीछे बता चुका हूं आपको, ये आपको याद रखना है, where lambda is the observed wavelength of the spectral lines when the emitting source is at rest. Just अभी बताया था आपको,
जब स्टेशनरी सोर्स है उससे जो वेवलेंथ मिल रही है दैट इज लैम्डा। एंड डेल्टा लैम्डा इज ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन द वेवलेंथ, ये शिफ्ट है वेवलेंथ। Hubble observed that spectrum lines of the galaxy not very close to us are redshifted। वास्तविकता में बात करें तो एक्चुअल में रेड शिफ्ट ही ऑब्जर्व होता है जो स्टार्स हम लोग देखते हैं वहां पर, क्योंकि स्टार्स कंटिन्यूअसली हमसे दूर जा रहे हैं और हमसे लगातार दूर जाने की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए रेड शिफ्ट यहां पे देखने को मिलता है। A galaxy is showing a redshift of z is equals to 0.005. The observed wavelength separation in nanometer of the sodium doublet at, अब wavelength हमें दे दी, लैम्डा की वैल्यू दे दी 589 नैनोमीटर में, बताइए कितना, यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, डबलेट लाइंस के बीच का सेपरेशन इस वेवलेंथ पर और इस वेवलेंथ पर जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना होगा, एंड पोटेशियम डबलेट फॉर दिस एंड दिस वेवलेंथ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें z की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। हमें z की वैल्यू गिवन है और लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, ये 4 लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमें, 1 2 3 4। तो एक बार देखिए यहां पर हम काम कर रहे हैं इन दो वेवलेंथ के लिए, इन दो वेवलेंथ के लिए कितना सेपरेशन हमें मिलेगा एक बार देखते हैं। तो जब z की वैल्यू हमें गिवन है, z की वैल्यू गिवन है 0.05 और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 589 नैनोमीटर में। तो यहां से आप देखिए, यहां से आप इसमें शिफ्ट कितना होगा, वेवलेंथ शिफ्ट वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 589 इंटू 0.005 था, 005 था, 0.005, 0.005, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिए, लेट से मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा 44 का 4 अपॉन 1000, 2.945 ये चेंज इन वेवलेंथ आपको ऑब्जर्व होगा। कितनी वेवलेंथ पे, जब 589 का आपने सोर्स यूज किया था, ओके। तो हमारे पास जो वेवलेंथ हमें ऑब्जर्व होगी दैट इज 589 नैनोमीटर प्लस 2.945, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 591.945। ये हमें वेवलेंथ मिलेगी, शिफ्ट जो मिल जाएगी शिफ्ट होने के बाद। तो 589 में जो शिफ्ट आ जाएगा वो होने के बाद जो फाइनल वेवलेंथ मिलेगी हमें वो इतनी मिलेगी। सिमिलरली यहां पे हम लोग 589.6 रख के भी हम लोग डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं, और फिर अगेन डेल्टा लैम्डा हम उसमें ऐड कर दें 589.6 में, तो डबल डैश जो हमें मिल जाएगा 589.6 में अगर हमने ऐड कर दिया नया डेल्टा लैम्डा निकाल के, तो हमें नई वेवलेंथ मिल जाएगी लैम्डा डबल डैश। अब ये जो होंगी ये काफी क्लोजली होंगी, इनके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा। तो जब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया है डबलेट लाइंस, क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.63। सिमिलरली जो काम मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग किया है सेपरेटली, अगर आप इन दोनों के लिए करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट को आप देख लेंगे, 0 पॉइंट ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है, और वो भी 4 बार आपको डेटा पूरा पूरा आपको करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन पे आप अगर अटकेंगे, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आपका जब पूरा पेपर हो जाए, अगर टाइम बच रहा है तभी आप इस क्वेश्चन पे जाएं।
नेक्स्ट अगेन देखिए उन्होंने किस तरह क्वेश्चन दिया है। द रोटेशन कर्व ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी गिव्स द इंस्टेंटेनियस लोकल मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी इन द प्लेन ऑफ द गैलेक्सी ऑफ स्टार क्लाउड इन द गैलेक्सी लाइंग अलोंग द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। अब यहां पर उन्होंने कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन दे दिया है डिस्टेंस d के साथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी के सेंटर से अगर दूरी नाप रहे हैं हम लोग, लेट्स से सेंटर यहां से, तो यहां से दूरी नापते नापते हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटीज देख रहे हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटीज बढ़ती जा रही है 6 किलो पारसेक तक, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगेन उसने कहा कि एज मेजर्ड फ्रॉम द स्टार ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलो पारसेक। अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए, सेंटर ऑफ मिल्की वे से नहीं, आपको यहां से करना है 8 किलो पारसेक दूर से अगर आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहां पे तो ऑलमोस्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी बराबर है, तो ऑलमोस्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर हम रिलेटिव देखेंगे तो जीरो आएगा हमारे पास इसके रिलेटिव। फ्रॉम द सेंटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, अच्छा इन्होंने डायग्राम दे रखे हैं यहां पर हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट एट द वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। ठीक है, तो आप ये समझिए पहले तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो दिखाई देगी, ठीक है, और उससे जितना पीछे वाले स्टार देखेंगे तो उनकी वेलोसिटीज हमें कम दिखाई देगी, इनके रेस्पेक्ट में उसकी कम होगी, तो नेगेटिव चली जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कुछ ये वाला है। तो जस्ट ग्राफ को समझना था कि ये जो ग्राफ दे रखा है हमें, ये मिल्की वे के अपने गैलेक्सी के सेंटर से दे रखा है। अब उन्होंने कहा सेंटर से नहीं बनाना अपने को, सेंटर से 8 किलो पास्कल पारसेक दूर से बनाना है अपने को। तो सेंटर से अगर 8 किलो पारसेक अगर दूर चले गए तो यहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो रिलेटिव जीरो हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में, बाकी सबकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे ध्यान से करें, हर ऑप्शंस पे काम करना पड़ेगा अपने को। कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय द टू स्टार, द हॉटर स्टार विल बी टेम्परेचर ज्यादा, एमिट मोर रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ्स। अब ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। एक स्टार के लिए हमारे पास तो आपको ये बात पता है कि लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता चलता है। ये T1 है, ये T2 है, तो T2 ज्यादा होगा T1 से। ये बात क्लियर है? तो हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एमिशंस बढ़ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यही है कि एमिट मोर रेडिएशन एट ऑल द वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीक एमिशन इन इट्स स्पेक्ट्रम, लैम्डा एम कम हुआ है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी ऑब्वियसली। रेडिएट्स एनर्जी एट मोर देन वन वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ। अब ये प्रोवोस्ट हीट एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है कि हर वेवलेंथ के एमिशंस बढ़ गए होंगे। एग्जिबिट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सारी वेवलेंथ का हमें एमिशंस मिलेंगे। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी लोग कर सकते हैं, सबने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का पार्ट देखा छोड़ दिया कि ये तो होगा ही नहीं हम पे। बहुत सारे क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी में बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। ये हीट से रिलेटेड आ गया आपके पास पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रिसेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। प्रिसेशन मींस क्या हो गया आपके पास, समझिए जो एक्चुअल में अर्थ की जो एक्सिस होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है, जिसके अबाउट वो घूम रही होती है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, वो अलग है। जिसके खुद की एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है वो थोड़ी सी टिल्टेड रहती है अपने ऑर्बिटल प्लेन के रेस्पेक्ट में। ऑर्बिटल प्लेन के रेस्पेक्ट में एकदम परपेंडिकुलर नहीं होती एक्सिस, थोड़ी टिल्टेड रहती है, इसी को कहते हैं प्रिसेशन मोशन है इसका, है ना। तो इसकी वजह से जो पोलरिस स्टार होता है
इज नॉट ऑलवेज अवर पोल स्टार। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नॉर्थ की तरफ हम बोलते हैं कि पोलरिस हमारे पास नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, बट नॉर्थ पोल एक्सिस अर्थ की टिल्टेड होने की वजह से वो हमेशा पोल के ऊपर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द पोलरिस इज नॉट ऑलवेज अवर पोल स्टार। द एवरेज लेंथ ऑफ द साइड्रल डे चेंजेस स्लोली विद द टाइम। ये कह रहा है कि टिल्टेड होने की वजह से क्या ओमेगा चेंज होगा? इसका नहीं। एवरेज लेंथ ऑफ द साइड्रल डे मतलब ओमेगा, सिंपल ओमेगा की बात चल रही है, इसका ओमेगा चेंज होगा क्या? नहीं। द डेक्लिनेशन ऑफ द स्टार्स चेंजेस स्लोली विद द टाइम। हाँ, स्टार्स का डेक्लिनेशन चेंज होगा। द वर्नल इक्विनॉक्स मूव्स विद रेस्पेक्ट टू द स्टार। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इक्विनॉक्स का मतलब हमारे पास होता है जहां पर डे और नाइट की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। तो टिल्टेड होने की वजह से वो स्टार्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग टाइम पर हमें इक्विनॉक्स देखने को मिल रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टिल्टेड होने की वजह से करीब 21 मार्च को हम लोग बोलते हैं कि इक्विनॉक्स होता है, जहां पर हमारे पास 20 मतलब डे और नाइट की लेंथ बराबर रहती है। तो खैर ये वेरिएबल है, नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ में कब, साउथ में कब, वो डेट्स भी अलग अलग हैं, वो सितंबर में है, मार्च में है। आपको बस याद रखना है कि हाँ, टिल्ट की वजह से ही हमें इक्विनॉक्स अलग अलग पोजीशन में मिलता है स्टार्स के रिलेटेड। तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो इक्विनॉक्स भी प्रिसेशन की वजह से चेंज होता है। ओके, द प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन। ठीक है, अब एक कोई प्लैनेट है, वो 4 AU डिस्टेंस पर है। द ऑर्बिटल स्पीड v0 एंड द टाइम पीरियड t ऑफ द प्लैनेट आर अप्रोक्सीमेटली। अब इसको समझिए, अगर हम बात करें, ये तो सिंपल हमारे पास ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो गया। हमारे को उसने रेडियस दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू AQ। बोल सकते नहीं बोल सकते? तो ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। टाइम पीरियड आपको अर्थ का पता ही है, अर्थ की रेडियस हमारे पास 1 AU रहती है, तो उससे कंपेयर कर लेंगे। तो टाइम ऑफ दिस प्लैनेट एंड टाइम ऑफ अर्थ का जो रेशियो हो जाएगा, दैट इज प्लैनेट की दूरी सेमी मेजर एक्सिस अपॉन अर्थ का होल क्यूब। अरे सही है या नहीं? तो ये हमें दे रखा है 4 AU। ठीक है, इधर स्क्वायर भी तो है। तो ये हमें दे रखा है, प्लैनेट के लिए हमारे पास दूरी है दैट इज 4 AU, और अर्थ के लिए हमने बताई रखी आपको कि अर्थ की एवरेज दूरी हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर रहते हैं। तो प्लैनेट का टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर होता ही है हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा क्यूब होके के बाद? तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 और अंडर रूट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 8 ईयर्स। सिमिलरली इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछिए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। अंडर रूट GM/r। 4 AU वैल्यू दे दी है उन्होंने, तो 4 AU को लिख देंगे हम लोग दूरी 4 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। जी की वैल्यू पता है आपको, एम की वैल्यू पता है, तो यहां से आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लें इसको। ये क्वेश्चन आपके पास प्योर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, कुछ खास बात इसमें नहीं थी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी का, एक बार ध्यान से देख लें। द रोटेशन पीरियड ऑफ द स्फेरिकल मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड इट्स पेरेंट प्लैनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब यहां पर देखिए,
रोटेशन ऑफ द मून अराउंड, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को पता भी होगी या नहीं है तो याद रखिए इसको, कि वास्तविकता में अर्थ का रोटेशन और मून के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो एक्जैक्टली सेम है अपनी एक्सिस के अबाउट. द रोटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द स्फेरिकल मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू इट्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द पीरियड ऑफ द पेरेंट. तो जिसकी वजह से हमें हमेशा क्या होता है ना, अर्थ के अराउंड जो मून का है वो एक ही फेस दिखाई देता है. ऑलवेज हम एक ही फेस देख रहे होते हैं, जितनी देर में ये घूमता है उतनी देर में ये घूमता चलता हुआ है इसके चारों तरफ. तो हमें मून का हमेशा एक ही फेस दिखाई देता है, मल्टीपल फेसेस दिखाई नहीं देते. हम एक साइड जो है डार्क साइड ऑफ द मून जिसको बोलते हैं वो हमें कभी दिखाई ही नहीं देती, जो हम सैटेलाइट वगैरह की मदद से हम लोग देखते हैं. खैर, तो हमें जो चांद दिखता आ रहा है बचपन से वो एक ही चेहरा है उसका, एक ही साइड हमें दिखती है उसकी. खैर, उन्होंने यहां पे बोला है इफ द ऑर्बिटल एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर of the moon are parallel to each other, then the moon will always show the same portion of its surface to the planet. बिल्कुल सही बात है, मैं यही तो आपको समझा रहा था अभी. अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी ऑर्बिटल प्लेन है मून का, तो जहां पर ये एंगुलर मोमेंटम है और इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी यदि मान लीजिए पैरेलल हुए, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो अगर ये दोनों अगर पैरेलल हैं, जो कि एक्चुअल में होते भी हैं, तो हमें एक ही फेस दिखता है हमेशा मून का. इफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द मून लाइज इन द ऑर्बिटल प्लेन, अगर ये इस प्लेन के अबाउट घूमने लग जाएगी, अगर मान लीजिए ऑर्बिटल प्लेन में ही इसका वेक्टर हो जिसके अराउंड ये घूम रहा हो, अगर ये ऐसे घूमेगा तो फिर हमें ये इसकी सारी साइड भी दिख सकती है. ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, बट इफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द मून लाइज इन द ऑर्बिटल प्लेन देन द एवरी पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मून मे बी सीन फ्रॉम द प्लैनेट. ये बात बिल्कुल सत्य है. इफ द ऑर्बिटल एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द मून आर एंटी पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर देन व्यूड फ्रॉम द प्लैनेट द मून विल अपीयर टू बी नॉन रोटेटिंग. ये तो गलत हो गया. अगर मान लीजिए अपोजिट घूम रहा है, मतलब अर्थ ऐसे घूम रही है मानो और ये उल्टा घूम रहा है, तो फिर हमें वो घूमता हुआ दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई नहीं देगा. ठीक है ना, तो ये वाला गलत हो गया. इफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून लाई इन इट्स ऑर्बिटल प्लेन देन व्यूड फ्रॉम द प्लैनेट द मून विल अपीयर टू बी रोटेटेड विद द हायर एंगुलर वेलोसिटी. नहीं, एंगुलर स्पीड ज्यादा नहीं दिखेगी. तो हमारे पास ये थोड़े से इंफॉर्मेशन बेस्ड और ये थोड़े से आपको इनके बारे में चैप्टर्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. बाकी काफी क्वेश्चंस ऐसे थे, आप देखिए अगर हम टोटल 20 क्वेश्चंस की बात करें तो 20 में से आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, 5 क्वेश्चंस में कुछ आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो पैरेलैक्स मेथड वाला था. एक ये वाला मेथड भी है, रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर आपको पता होनी चाहिए. पहला वाला क्वेश्चन जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा पैरेलैक्स वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको डिस्टेंस ऑफ स्टार इन पार्सेक इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ पैरेलैक्स एंगल पता होना चाहिए. बाकी आप ये सारे टर्म्स अगर याद रख लेंगे तो आपको होपफुली इस कमिंग एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे पेपर्स देखने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी के. मैं कोशिश करूंगा 2015 से लेके, जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है एस्ट्रोनॉमी एग्जाम का, तो तब से लेके 2023 तक अगर आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, समझ लिए, याद कर लिए, तो आपको इसकी बहुत मदद मिलने वाली है बच्चे 2024 NSEA के एग्जाम में. ठीक है, आप एस्ट्रोनॉमी को एक महीने में मास्टर नहीं कर पाएंगे, बट जो मैक्सिमम गेन किया जा सकता है वो PYQs के थ्रू होगा, जो आप 2015 से 2023 तक के मैं आपको PYQs जो कराने वाला हूं उससे होगा. ठीक है, तो बने रहें, लाइक कर दे सेशन को. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में. ओके, बाय बाय.